हमारे घर में जब भी कोई अप्लायंस जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खराब हो जाता है तो हम सबसे पहले उसे ठीक कराने के बारे में सोचते हैं और अगर वो ठीक नहीं हो सका तो हमें उसे रिप्लेस करने के लिए अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नया अप्लायंस खरीदने की जगह पुरानी चीजों को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। पुराना सामान खरीद कर वो अपना ढेर सारा पैसा बचाते हैं और उन्हें एक ठीक ठाक चलने वाला अप्लायंस भी मिल जाता है। आज की हमारी मूवी भी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जिसे एक ऐप पर एक पुरानी वॉशिंग मशीन की बहुत अच्छी डील मिलती है। ये लड़की उसे तुरंत ही खरीद लेती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो वॉशिंग मशीन एक सीरियल किलर की है जो लोगों को इसी तरह अपने झांसे में फंसाकर उन्हें अपना शिकार बनाता था। आपने अभी तक बहुत से सीरियल किलर के बारे में सुना होगा, लेकिन ये वाला सीरियल किलर कुछ अलग था। पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी जिसका नाम है द टारगेट। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक कॉलेज स्टूडेंट दिखाया जाता है। स्टूडेंट ने अपने पुराने iMac को बेचने के लिए एक ऐप पर उसकी एड पोस्ट कर रखी थी, जिसके बाद उसे कुछ ही घंटों में ढेर सारे ऑफर्स आने लगते हैं। उन खरीदारों में एक लड़की ऐसी भी थी जो उसे उस कंप्यूटर के मुंह मांगे पैसे देने को तैयार थी। वो स्टूडेंट उस लड़की की प्रोफाइल को चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये लड़की इस ऐप की जेन्युइन यूजर थी और अक्सर यहीं से लोगों का पुराना सामान खरीदा करती थी। वो दोनों अपने मिलने की डेट और टाइम फिक्स करते हैं, जिसके बाद वो लड़का उस लड़की के आने का इंतजार करने लगता है। शाम को डोरबेल बजने पर जब वो लड़का अपना दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का खड़ा था। वो लड़का उसे खुद को उस लड़की का भाई बताता है और कहता है कि उसकी बहन की तबीयत खराब थी, इसलिए उसने मुझे भेजा है। वो आदमी उसके कंप्यूटर को खरीदने से पहले उसे थोड़ी देर चलाता है और उसकी अच्छे से टेस्टिंग करता है। उसे वो काफी अच्छा लगा और वो उसे पे करने के लिए अपने साथ पैसे भी लाया था। लेकिन वो स्टूडेंट जैसे ही उन पैसों को लेने जाता है, हम देखते हैं कि वो आदमी एक धारदार चाकू से उस पर हमला करके उसे मार डालता है। ये आदमी वही सीरियल किलर था जिसके इर्द गिर्द हमारे आगे की कहानी घूमने वाली है। वो सीरियल किलर उस स्टूडेंट के फोन को अनलॉक करके उससे उसके मम्मी पापा और उसके दोस्तों को मैसेज भेजता है। वो कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है और तब तक उससे कोई कांटेक्ट ना करे। वो किलर उस स्टूडेंट की बॉडी को ठिकाने लगाकर उसके iMac को दोबारा से उसी ऐप पर पोस्ट कर देता है और अब वो अपने अगले शिकार की तलाश करेगा। इसके बाद हम जांग सू ह्यून नाम की एक लड़की को देखते हैं। ये लड़की एक इंटीरियर डिजाइनर थी और अक्सर उसे अपनी छोटी मोटी गलतियों के लिए अपने बॉस से डांट खानी पड़ती थी। उसके बॉस का नाम किम था और वो सीक्रेटली जांग सू ह्यून को पसंद करता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं जांग सू से जज न करने लगे, इसीलिए वो उसे ये जाहिर नहीं होने देता था। हम यहाँ जांग सू ह्यून की दोस्त डालचा को भी देखते हैं जो उसके साथ ही काम करती थी और वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। जांग सू ने अभी अभी अपना अपार्टमेंट शिफ्ट किया था, जिसकी वजह से उसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सू डालचा को बताती है कि उसकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है और उसे ठीक करने के लिए मैकेनिक बहुत पैसे मांग रहा है। वो कहती है कि वो एक नई वॉशिंग मशीन खरीदना चाहती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है। डालचा उसे कहती है कि क्यों ना वो एक बार इस ऐप पर चेक करे, उसे कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जिसे अपना पुराना सामान बेचना होगा। वो कहती है कि वो खुद पुरानी चीजें खरीदती है, इससे उसके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। सू को लगा कि यही उसके लिए सही रहेगा, जिसके बाद वो उस ऐप पर अपने लिए वॉशिंग मशीन ढूंढने लगती है। अच्छी बात ये थी कि उसे ये करने में ज्यादा समय नहीं लगता। हम देखते हैं कि सू को एक आदमी मिलता है जो बहुत सस्ते दामों में अपनी एकदम न्यू कंडीशन वॉशिंग मशीन को बेच रहा था। सू बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे उस आदमी पर फोन पर बात करती है और अगले दिन उसके अकाउंट में पैसे भेज देती है। उस आदमी ने सू को उस वॉशिंग मशीन को उसके घर डिलीवर करने का वादा किया था और पैसे मिलने के बाद वो अपना वादा पूरा भी करता है। हम देखते हैं कि सू को वो वॉशिंग मशीन डिलीवर हो जाती है। सू अपनी नई वॉशिंग मशीन से बहुत खुश थी। उसे लगने लगा कि जैसे कि उसकी कोई लॉटरी लग गई है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जब टेक्नीशियन उसकी मशीन को उसके घर में इंस्टॉल करने आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वॉशिंग मशीन खराब थी। वो टेक्नीशियन सू को बताता है कि आप पहले नहीं है जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका अक्सर इस तरह के लोगों से आमना सामना होता रहता है। सू अब बहुत गुस्से में थी। वो उस आदमी को दोबारा फोन करती है, लेकिन उसका नंबर इनवैलिड आ रहा था। वो उस ऐप में अपनी आखिरी ट्रांजैक्शन को चेक करती है, पर बड़ी हैरानी की बात थी कि उसे ऐसी कोई भी पेमेंट वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। सू उस आदमी को उस ऐप पर दोबारा ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी प्रोफाइल मानो रातों रात वहाँ से गायब हो गई थी। वो समझ गई थी कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, इसीलिए वो उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस ऑफिसर जो उसकी कंप्लेंट दर्ज कर लेता है और उसे बताता है कि इसे इन्वेस्टिगेट करने में उन्हें कम से कम 4 से 5 महीने लग सकते हैं, इसलिए उन्हें सब्र रखना होगा। सू को एक वॉशिंग मशीन की बहुत ज्यादा जरूरत थी और अब वो ऐसे किसी ऐप पर भरोसा नहीं करने वाली थी, इसलिए आखिर में थक हार के वो किश्तों पर एक नई वॉशिंग मशीन खरीद लेती है जो उसे बहुत महंगी पड़ी थी। सू ठान लेती है कि वो उस स्कैमर को ढूंढ कर ही चैन की सांस लेगी। वो पूरी रात उस ऐप पर उसे ढूंढ रही थी और काफी प्रोफाइल चेक करने के बाद उसे फाइनली उस स्कैमर की प्रोफाइल मिल जाती है।
इस बार उसने एक लैपटॉप को सेल पर लगा रखा था। वो जरूरतमंद लोगों को स्कैमर से बचाने के लिए उसके हर एक पोस्ट पर ये कमेंट कर देती है कि ये आदमी एक स्कैमर है और गलती से भी इसे पैसे मत भेजना। सू को काफी लोगों का रिप्लाई आता है जो उसे बताते हैं कि वो उसे पैसे ट्रांसफर करने ही वाले थे, लेकिन उसने उन्हें बचा लिया। काफी लड़कियां उसे थैंक यू कह रही थीं, लेकिन सू को पता नहीं था कि वो स्कैमर अपने कंप्यूटर पर बैठा उसकी सारी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा था। वो सू को मैसेज करता है और उसे वार्निंग देता है कि वो उसके बारे में कमेंट करना बंद करे। सू उससे बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो उसके बारे में लिखना नहीं छोड़ती, जिससे उस स्कैमर की रेटिंग पर फर्क पड़ रहा था। वो स्कैमर उसे कहता है कि तुम जो कर रही हो उसका हिसाब तुम्हें देना होगा, और इतना कहकर वो उसे मैसेज करना बंद कर देता है। सू को लगा कि वो डर गया और कभी दोबारा उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत है। अगले दिन जब सू अपने ऑफिस जाती है तो उसे अपने फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन पर एक औरत उसे कहती है कि मैंने सुना है कि आप अपनी नई वॉशिंग मशीन का फ्री में गिव अवे कर रही हैं। सू को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो उस औरत को समझाती है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, और उसका फोन काट देती है। लेकिन फिर उसके पास एक और कॉल आता है और वो भी उससे फ्री गिव अवे के बारे में पूछ रहा था। इसी तरह देखते देखते उसका फोन लगातार बजने लगता है और हर आदमी उससे सिर्फ एक ही बात कर रहा था। सू जब अपने घर आती है तो वो देखती है कि किसी ने उस ऐप पर उसकी फेक प्रोफाइल बनाई थी और इसीलिए उसके पास इतने कॉल्स आ रहे थे। वो समझ जाती है कि ये सब उसी स्कैमर ने किया है, इसलिए वो अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करके उस ऐप को बंद कर देती है। सू ने आज बहुत भागदौड़ करी थी, इसलिए वो फर्श पर ही सो जाती है, लेकिन इससे पहले उसकी आंख लगती तुरंत ही कोई उसकी डोरबेल प्रेस कर देता है। वो देखती है कि 5 से 6 रेस्टोरेंट से उसके लिए खाना आया था, जिसकी पेमेंट उसे ही करनी थी। सू उन्हें समझाती है कि उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया, लेकिन सारे डिलीवरी बॉयज उस पर गुस्सा करने लगते हैं। सू को बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो अगले दिन फिर से पुलिस के पास जाती है, जो इस बार उसके केस को थोड़ा सीरियसली लेता है, और वो उस एड्रेस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है जहां से उस स्कैमर ने सू को वो वॉशिंग मशीन भेजी थी। हम देखते हैं कि ये वही बिल्डिंग थी जहां पर उस सीरियल किलर ने उस स्टूडेंट का मर्डर किया था। इसका मतलब वो स्कैमर और सीरियल किलर दोनों एक ही आदमी थे। ऑफिसर जो को पता चलता है कि वो स्टूडेंट कई दिनों से अपने अपार्टमेंट में नहीं आया था और बिना सर्च वारंट के वो उसके घर की तलाशी भी नहीं ले सकता था, इसलिए उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। दूसरी ओर सू के घर पर हर कुछ मिनटों में कोई ना कोई डिलीवरी वाला आए जा रहा था। वो एक एक को नहीं समझा सकती थी, इसलिए वो एक नोट लिखकर अपने गेट पर चिपका देती है। लेकिन एक दिन जब वो अपने घर वापस आती है तो वो देखती है कि किसी ने उसका नोट फाड़ दिया था। उसके अपार्टमेंट के सीसीटीवी को चेक किया जाता है, लेकिन उसे ऐसा कोई सस्पेक्ट नहीं मिलता जिस पर शक किया जा सके। अगले दिन सू फिर से अपने काम पर चली जाती है। जब वो अपना काम कर रही थी तो उसे अपनी मॉम का मैसेज आता है। वो कहती है कि उन्हें एक एयर कंडीशनर खरीदना है, लेकिन उनका क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा। सू उन्हें कुछ पैसे ट्रांसफर करने ही वाली थी कि तभी उसे ध्यान आता है कि क्यों ना वो पैसे ट्रांसफर करने से पहले अपनी मॉम को एक बार फोन कर ले। वो जब उन्हें कॉल करती है तो उनका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। सू सोच में पड़ जाती है कि अगर उनका फोन स्विच ऑफ है तो ये मैसेज कैसे कर रही हैं। वो अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में पूछती है, जिसका उसकी मॉम का उसे रिप्लाई आता है कि वो ठीक है। सू समझ जाती है कि ये वही स्कैमर है जो उसकी मॉम का फोन हैक करके उससे पैसे मांग रहा था, क्योंकि उसके फादर तो कई सालों पहले गुजर गए थे। डरी सहमी बेचारी सू अपने घर आती है। वो बहुत टेंशन में थी, क्योंकि वो सीरियल किलर ना सिर्फ खूनी था बल्कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट हैकर भी था, जिसे ट्रैक कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। देर रात को सू को अपने गेट पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। एक अनजान आदमी उसके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि उसे उस गेट का लॉक भी पता था। उस सीरियल किलर ने उस आदमी को सू के साथ वन नाइट स्टैंड के लिए भेजा था और उसे बुलाने के लिए उसने सू का ही पर्सनल नंबर यूज किया था। सू तुरंत ही पुलिस को फोन करती है, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। सू को एक बार फिर से उस सीरियल किलर का एसएमएस आता है। वो इस बार उसे 50 लाख वॉन की डिमांड करता है। वो कहता है कि उसे ये पैसे अगले 5 मिनट में उसके अकाउंट में चाहिए, नहीं तो वो उसके पास और आदमी भेजेगा और हर आदमी पहले से ज्यादा बुरा होगा। सू के पास 50 लाख वॉन थे, लेकिन वो उसकी सालों की कमाई थी। वो डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो उसे पैसे नहीं देती, जिसके बाद उसके घर एक और आदमी आता है। ये आदमी पहले वाले की तरह पुलिस के डर से वहाँ से भागता नहीं, बल्कि उस लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है। इससे पहले वो अंदर घुस पाता, हम देखते हैं कि ऑफिसर जो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उस आदमी को बहुत मारता है। उस आदमी से पूछताछ की जाती है और उन्हें पता चलता है कि उसे भी उस सीरियल किलर ने फेक आईडी से मैसेज करके ये विश्वास दिलाया था कि सू उसके साथ फिजिकल होना चाहती है। जो समझ गया था कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो फिर से उस स्टूडेंट के घर जाता है और इस बार वो उसके घर में घुसकर उसकी तलाशी लेने लगता है।
हम देखते हैं कि उस सीरियल किलर ने उसके सभी महंगे सामान को ऑनलाइन बेच दिया था। वहाँ पर उन्हें बस एक डीप फ्रीजर मिलता है और जब वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर का सामान देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उस फ्रीजर के अंदर उसी स्टूडेंट की लाश थी जो पिछले 2 हफ्तों से अंदर ही पड़ी हुई थी। सू का ये केस अब सिर्फ एक फ्रॉड ना होकर एक मर्डर केस में कन्वर्ट हो गया था, जिसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट भी अब एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। सू को भी पुलिस की पूरी सिक्योरिटी दी जाती है ताकि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सीरियल किलर उसे भी नुकसान ना पहुंचाए। सू डर के मारे मानो सहम सी गई थी। उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है क्योंकि अब वो उस सीरियल किलर का टारगेट बन गई थी। सू जब अपने घर आती है तो हम देखते हैं कि एक आदमी उसके घर के बाहर सिक्योरिटी कैमरास लगा रहा था। ये कैमरे ऐसे लगाए गए थे कि किसी को भी शक ना हो कि ये कैमरे हैं। वो आदमी सू को अपना विजिटिंग कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जो ने उस सीरियल किलर के एक और विक्टिम को ढूंढ लिया था, वो लड़की भी बिल्कुल सू की तरह उस सीरियल किलर का टारगेट बन गई थी। उसके साथ भी उसने वही सब किया था जो आज सू के साथ हो रहा था। उस सीरियल किलर ने उस लड़की के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म भी किए थे, लेकिन वो लड़की भी उसकी ठीक तरह से पहचान नहीं कर सकती थी। एक तरह से वो लोग एक गुमनाम आदमी को ढूंढ रहे थे जिसकी ना तो कोई पहचान थी और ना ही उसके होने का कोई सबूत। सू अपने दोस्त के कहने पर उस अपार्टमेंट को खाली करने के लिए अपने लैंडलॉर्ड से बात करती है, लेकिन उनका कहना था कि उसे यहाँ से जाने से पहले एजेंसी फी भरनी होगी। सू के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो उस घर को छोड़कर नहीं जाती। एक रात किम अचानक से उसके घर पर आ जाता है। किम उसे कहता है कि उसे उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उससे मिलने आया था। सू जो पहले से ही बहुत डरी हुई थी, वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके साथ रहे। वो किम को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वैसे भी उसे किम पसंद नहीं था, लेकिन किम को उसकी ना सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? वो कहता है कि हम दोनों साथ में काम करते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है। लेकिन इतनी सफाई देने के बाद भी सू उसे अंदर नहीं आने देती और किम को वहाँ से जाना पड़ता है। किम जब अपने रूम में सोने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसका कंप्यूटर अपने आप चल रहा था। वो देखती है कि वो सीरियल किलर उसके घर आया था। उसने उसके घर में बैठकर उसका खाना खाया था, उसके बिस्तर पर सोया था और उसका कीमती सामान भी चोरी कर लिया था। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें इस बार भी सीसीटीवी में कोई एविडेंस नहीं मिलते। सू के अंदर उस आदमी के लिए डर बढ़ता ही जा रहा था और वो डर की वजह से बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। सू को एक बार फिर से उस सीरियल किलर का एसएमएस आता है। वो कहता है कि उसे बस 10 मिलियन वॉन चाहिए और उसके बाद वो उसका पीछा छोड़ देगा। सू पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो तुरंत अपने बैंक से कैश निकालती है और उसे पैसे देने के लिए उसकी बताई हुई लोकेशन पर जाकर उसका इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उसके घर के बाहर खड़ा होकर उस सीरियल किलर के आने का इंतजार कर रहा था। हमें पता चलता है कि वो सीरियल किलर उन्हीं डिलीवरी वालों में से एक था जो सू के घर खाना डिलीवर करने आते थे। वो सबसे पहले ऑफिसर जो को बेहोश कर देता है और उसके बाद वो सू के घर पर जाता है। वो जैसे ही अंदर घुसने वाला था, हम देखते हैं कि किम उसे पीछे से आवाज देता है। किम समझ जाता है कि ये वही आदमी है जो सू को परेशान करता है। वो उसे धमकाने लगता है और उसे सू से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो सीरियल किलर किम को भी बेरहमी से मार डालता है। सू जब अपने घर आती है तो उसकी नजर अपने अपार्टमेंट की सीलिंग पर जाती है। वो देखती है कि उसके घर के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। वो जब अपने घर को चेक करती है तो उसे वैसे ही और भी कैमरे मिलते हैं जिसे बहुत ही ध्यान से पूरे घर में लगाया गया था। सू को अपने घर के अंदर किम की लाश भी मिलती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर उस पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि ये सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि वही सीसीटीवी वाला आदमी था जिसने सू के घर में कैमरे लगाए थे। दूसरी तरफ डिटेक्टिव ना जो को ढूंढता हुआ उनके पास आता है और उसे पता चलता है कि उन्हें तो किसी ने बेहोश कर दिया था। वो सीरियल किलर उनकी आंखों के सामने वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ने का ये उनका आखिरी मौका था। इसीलिए पुलिस भी उनकी कार का पीछा करती है। वो उसका बहुत दूर तक पीछा करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उनकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है जिसमें डिटेक्टिव ना बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर मौके से फरार हो गया था और डिटेक्टिव ना की हालत बहुत गंभीर थी। अगले दिन ऑफिसर जो को पता चलता है कि डिटेक्टिव ना अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मौत से जो को बहुत दुख होता है क्योंकि डिटेक्टिव ना उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो एक नौजवान लड़का था जिसे अभी जिंदगी में बहुत कुछ देखना था, लेकिन उस सीरियल किलर की वजह से उसे इतनी दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। कई दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें उस किलर की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती। उस रात के बाद मानो वो कहीं गायब ही हो गया था, लेकिन उसने जाने से पहले सू को कहा था कि वो उसके लिए वापस आएगा। सू अभी भी अपनी जिंदगी डर के साए में जी रही थी। उसे नहीं पता था कि कब, कैसे और कहां उसके ऊपर कोई हमला कर दे। एक दिन जब सू अपने ऑफिस जा रही थी, तभी वो कुछ लड़कियों को उसी सेकंड हैंड प्रोडक्ट वाले ऐप को चलाते हुए देखती है।
उसे वहाँ बिल्कुल वैसी ही एड दिखाई देती है जैसे कि वो सीरियल किलर लोगों को फंसाने के लिए बनाया करता था। सू समझ जाती है कि वो अभी भी रुका नहीं है और हम उसे अभी भी पकड़ सकते हैं। वो ऑफिसर जो को फोन करती है और उसे कहती है कि अब हम जानबूझकर उसका शिकार बनेंगे। वो दोनों मिलकर एक फेक प्रोफाइल बनाते हैं और वो उस ऐप से रेगुलर कुछ न कुछ खरीदना शुरू कर देते हैं। वो अब उस सीरियल किलर के लिए एक परफेक्ट टारगेट बन गए थे। जब भी सू किसी से उसका पुराना सामान लेने जाती थी तब तब ऑफिसर उसके साथ जाते थे, इस उम्मीद में कि एक दिन वो उन्हें जरूर मिलेगा। इसी तरह कई दिनों तक ढेर सारे लोगों से मिलने के बाद उन्हें फाइनली वो सीरियल किलर मिल जाता है। इस आदमी को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके जैसा आदमी किसी का खून भी कर सकता है। सू ने उसे पहचान लिया था, लेकिन उस सीरियल किलर को भी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। वो कहता है कि वो ये सामान नहीं बेच सकता, उसे कुछ काम से यहाँ से जाना होगा। सू तुरंत ऑफिसर जो को फोन करती है और उन्हें बताती है कि उसने उस सीरियल किलर को पहचान लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आदमी नीचे खड़ा उसकी फोन की सारी बातें सुन रहा था। उस पुलिस वाले के आने से पहले वो सू के अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन अंदर आकर उसे पता चलता है कि उसका पूरा घर खाली था। वो समझ जाता है कि ये सब उसे फंसाने की चाल थी। वो सू को बहुत मारता है और उसे कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जिसने मेरा चेहरा देखा है, तुम्हें तो मुझे मारना ही पड़ेगा। लेकिन सू उसे बताती है कि इस पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और अगर उसने उसे मार भी दिया तब भी उसे कोई नहीं बचा सकता। जेल जाने के डर से वो सीरियल किलर अपना आपा खो देता है। वो सू पर चाकू से हमला करता है, लेकिन इससे पहले वो उसे मार देता। हम देखते हैं कि जो सही समय पर वहाँ पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसे बहुत मारता है। उन्होंने उसे पकड़ लिया था, लेकिन वो किलर जो को चाकू से मारकर उसे घायल कर देता है और अब वो सू को भी मारने वाला था। हथियार के नाम पर सू के पास बस एक नेल गन थी। वो उससे उस किलर पर अटैक करती है पर उसे कुछ नहीं होता। इससे पहले वो उसे मार देता, हम देखते हैं कि जो उसे अपने साथ लेकर उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। वो दोनों एक कार पर गिरकर बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी वो किलर जो को मारने की कोशिश करता है। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो ये था कि वो उसे मार डालें, क्योंकि वो किलर उनसे बचकर भागने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आखिर में ना चाहते हुए भी जो को सीरियल किलर की सांसें रोककर उसे मारना पड़ता है। इस तरह उन्होंने एक दहशत फैलाने वाले खूनी को खत्म कर दिया था और अब से कोई भी उसका शिकार नहीं बनेगा। सू पहले की तरह दोबारा से अपने काम पर लौट जाती है। वो लोगों के सामने बहुत खुश रहती थी, लेकिन डिटेक्टिव ना और किम के साथ जो हुआ उसके लिए उसे अभी तक बुरा लग रहा था और पिछले कुछ हफ्तों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ शायद वो उसे कभी नहीं भूल पाएगी। आखिर में हम देखते हैं कि न्यूज चैनल्स और अखबारों के जरिए साउथ कोरिया की आम जनता को इस तरह के स्कैम और मर्डर्स के बारे में जागरूक किया जा रहा था और इसी मैसेज के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।